गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अभी इस समय पर हम कक्षा 9 की एसएस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 18 वन्य जीवन। अभी तक आपने चैप्टर 17 में जिन लोगों ने अभी तक ना देखा हो देख लें। चैप्टर 17 भी हमने वीडियो के माध्यम से भी डाल रखा है और हाँ, अधिक प्रश्न की पीडीएफ अभी मुझे डालनी है, लेकिन पहले हम पढ़ ले रहे हैं चैप्टर 18 यानी 18 वन्य जीवन। भारत भूपृष्ठ तथा जलवायु संबंधी अनेक विविधताओं वाला देश है। उसी तरह यहाँ की वन्य जीव सृष्टि में भी वैविध्य दिखाई देता है। वैविध्य यानी विविधता अर्थात भिन्नता यानी अलग अलग। समग्र विश्व में जीव सृष्टि की कुल 15 लाख प्रजातियां मिलती हैं। कितनी? 15 लाख प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें से अकेले भारत में 81,251 प्रजातियां दिखाई देती हैं, जिनमें पक्षी, सरीसृप, उभयजीवी प्राणी, स्तनधारी प्राणी, मत्स्य, कीट आदि दिखाई देते हैं। जिनमें क्या क्या पक्षी आते हैं? सरीसृप यानी जो सांप की तरह फिसल कर चलते हैं। उभयजीवी जिनकी रीढ़ की हड्डी उभरी हुई होती है, उभयजीवी प्राणी। स्तनधारी प्राणी जो मादा अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसे स्तनधारी वर्ग के प्राणी कहलाते हैं। मत्स्य जैसे मछली यानी कि जिनसे मांस वगैरह प्राप्त होता है, ऐसे मछली है। खाने के लिए तो लोग बहुत सारी चीज़ें जीवों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम सबका नाम नहीं लेंगे। कीट आदि दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त देश में विविध प्रकार के जंगलों में बसने वाली वन्य जीव सृष्टि के बारे में अनुसंधान जारी है। अनुसंधान यानी खोज जानकारी। भारत में जैविक विविधता की दृष्टि से विश्व के खूब समृद्ध वृहद जैव विविधता वाले देशों में छठे क्रम पर है। भारत जैविक विविधता यानी जीवन की विविधता की दृष्टि से विश्व के खूब समृद्ध बृहद जीव यानी बहुत बड़े बृहद जीव विविधता वाले देशों में छठे क्रम पर है। भारत का स्थान किस क्रम पर है? छठे क्रम पर है। भारत में जंगलों का क्षेत्रफल कम है, उसकी तुलना में यह जैव विविधता अत्यंत उल्लेखनीय है। क्षेत्रफल कम है यानी कि विस्तार कम है, एरिया कम है, परंतु जैव विविधता बहुत अधिक है यानी उल्लेखनीय है। भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश। वनस्पतियों की विविध विशेषताओं के आधार पर प्राकृतिक प्रदेश निर्धारित किए जाते हैं। उसी तरह जीव सृष्टि के आधार पर भी प्रादेशिक वितरण को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। भारत में मिलने वाली जैव सृष्टि की विशेषताओं की समानता किसी प्रदेश विशेष में उनकी उपस्थिति, निवास जैसे पहलुओं के आधार पर भारत को 9 प्राणी भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 9 प्राणी भौगोलिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालय प्रदेश, नंबर 2 लद्दाख तथा शुष्क शीत प्रदेश, हिमालय की वनाच्छादित तलहटी, नंबर 4 हिमालय की वनस्पति विहीन उच्च प्रदेश, नंबर 5 उत्तर का मैदान, नंबर 6 राजस्थान का रेगिस्तान, नंबर 7 दक्कन का पठारी प्रदेश, नंबर 8 समुद्री तट, नंबर 9 नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उनके बारे में अभी हम और चर्चा कर लेते हैं। इस प्राणी भौगोलिक विभागों के अनुसार जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। हिमालय प्रदेश जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं यानी कि उत्तर भारत। लद्दाख तथा शुष्क शीत प्रदेश, लद्दाख तो वैसे भी ठंडा है, लद्दाख प्रदेश वैसे भी ठंडा है। शुष्क शीत प्रदेश, सूखा और ठंडा प्रदेश। हिमालय की वनाच्छादित तलहटी, वनों से भरपूर तलहटी। हिमालय के वनस्पति विहीन प्रदेश, और हिमालय की कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर
एक भी वनस्पतियाँ नहीं है। विहीन उच्च प्रदेश और ऊंचाई पर हैं। उत्तर का मैदान, राजस्थान का रेगिस्तान और राजस्थान का रेगिस्तान, दक्कन का पठारी प्रायद्वीप और दक्कन का पठारी प्रायद्वीप, यानी पठार अर्थात मैदानी प्रदेश। समुद्री तट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस प्राणिक भौगोलिक विभागों के अनुसार जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। भारत की वैविध्यपूर्ण वन्य जीव सृष्टि। भारत के भूपृष्ठ में विशाल नदी, मैदान, प्रायद्वीप, पठार, पर्वत प्रदेश, दलदली क्षेत्र, समुद्र तट तथा सघन वनस्पतियों वाले सदाबहार वन, मौसमी पतझड़ वाले जंगल हिमालय के उच्च पर्वतीय प्रदेश में आए हुए हैं। शंकुद्रुम वनों का वैविध्य वन्य जीवों के निवास के लिए विस्तृत पृष्ठभूमि बनाते हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय वर्षा वाले वनों में एशियाई हाथी, ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली क्षेत्र में एक सिंघी भारतीय गैंडा, हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिम तेंदुआ, जम्मू कश्मीर में जंगली बकरियां और कस्तूरी मृग, दक्षिण भारत के वनों में जंगली भैंसे अर्थात भारतीय बाइसन, मध्य भारत तथा पश्चिम बंगाल में बाघ, कच्छ के छोटे रेगिस्तान में जंगली घुड़खर कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रेगिस्तान में। और बड़े रेगिस्तान के जल प्लावित क्षेत्र में सुरखाब दिखाई देते हैं, सुरखाब पक्षी जो कि गुलाबी कलर के होते हैं। सुरखाब दिखाई देते हैं। घास के मैदानी क्षेत्र में लुप्त प्राय सभी टोकदार घोराड़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की उपस्थिति अभी पिछले वर्षों में पुनः दिखाई दी है। जल प्लावित क्षेत्रों में शीत ऋतु में ठंडे प्रदेशों से अनेक जाति के यायावर पक्षी उतरते हैं। यायावर यानी आने वाले पक्षी उतरते हैं। उसमें साइबेरियन क्रेन, तिब्बतियन बतख, कुंज करकरा आदि मुख्य हैं। पश्चिमी घाट के घने वनों में उड़ती गिलहरी पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट के घने वनों में उड़ती गिलहरी पाई जाती है। निकोबारी कबूतर निकोबार में मिलने वाले दुर्लभ पक्षी हैं। कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में मूंगे की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। स्तनधारियों और पक्षियों के साथ साथ सरीसृपों की भी विभिन्न जातियां, जिसमें नाग, अजगर, गेहुवन, गोह भी उल्लेखनीय है। सरीसृप यानी कि जो फिसलकर सांप की तरह चलते हैं। ये सभी प्राणी जितने भी सांप की तरह चलते हैं वे सभी इस सरीसृप वर्ग के प्राणी कहलाते हैं। समुद्र किनारे तथा जल क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां, समुद्री सांप, डॉल्फिन, शार्क, दरियाई गाय यानी डुगांग, ऑक्टोपस तथा व्हेल जैसी जीव सृष्टि की दुनिया है। यानी कि जितने भी समुद्री जीव हैं, जीव कोई भी हो, 15 लाख जीव जंतुओं में सबका समावेश किया गया है। जंगली इलाके के अलावा जहाँ खेती होती है ऐसे कृषि क्षेत्रों में गोचर और प्रति जमीन में सियार, भेड़िया, नीलगाय, हिरण, नेवला, खरगोश, जंगली सुअर, शाही इत्यादि जैसे प्राणी हैं तथा इन्हीं इलाकों में विविध प्रकार के पक्षी जिनमें कोयल, तोता, मोर, बया, उल्लू, पीलक, खूसट, चमगादड़, मैना, बगुला आदि विहार करते हुए देखे जा सकते हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 137 यानी 137 नंबर पर। इतना अवश्य जानिए। भारत में मिलने वाले पक्षियों में सारस सबसे बड़ा पक्षी। जितने भारतीय पक्षी हैं उनमें सबसे बड़ा पक्षी कौन है? सारस। फूल सुंघनी भारत में मिलने वाली सबसे छोटी चिड़िया है जो फूलों के पराग को पकड़कर खाती है, मतलब नोच नोच कर फूलों से ही खाती है। भारत में मिलने वाला दक्षिण का बर्ड विंग सबसे बड़ा पतंगा है। यानी जो ये कीट पतंगे होते हैं जैसे ड्रैगन फ्लाई या जिसको
ग्रासहोपर भी बोलते हैं, उस तरीके की जाति के पतंगे हैं। सीरस जेवेल भारत में मिलने वाला सबसे छोटा पतंगिया है। ग्रासहोपर प्रजाति की 2 जातियां यहाँ पर दी हुई हैं, वुडविंग और सीरस जेवेल। वन्य जीव एवं संरक्षण की आवश्यकता। भूतकाल पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि पिछले थोड़े दशकों से वन्य जीवों के अस्तित्व पर भारी जोखिम आया हुआ है। आज से 100 वर्ष पहले तक भारत में हजारों की संख्या में बाघ दिखाई देते थे। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के 2014 के अनुसार बाघों की संख्या 2226 है। पिछले कुछ सालों से उनके संरक्षण संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों से यह संख्या बढ़ी है, जो एक अच्छा संकेत है। दुधारू पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रतिबंधित डायक्लोफेन्स नामक दवा से दूषित हुए मांस को खाने से गिद्ध नाम शेष होने के कगार पर हैं। गिद्ध जो कि मरे हुए प्राणियों का मांस खाते हैं, उन्हें सफाई कामदार यानी कि सफाई वाला पक्षी, सफाई कामदार जैसा पक्षी माना जाता है। नाम से सोने के कगार पर हैं। 20वीं सदी के आरंभ में जंगलों में दिखाई देने वाले चीता आज समग्र भारत के जंगलों से नष्ट हो चुके हैं। एक समय गिर के शेर एशियाई मध्य पूर्व एशिया तक देखने को मिलते थे। आज मात्र गिर के जंगल तक सीमित होकर रह गए हैं। उनके संवर्धन के लिए किए गए उपायों से उनकी संख्या बढ़ी है और 2015 की गणना के अनुसार उनकी संख्या 523 है। कभी गुजरात में सारस पक्षी बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, आज उनकी संख्या घटी है। वन्य जीव सृष्टि अंत में तो समग्र जीव सृष्टि का ही एक भाग है। जब कहीं पर और कुछ वर्षों के दौरान कुछ वन्य जीवों की संख्या में होने वाली कमी पर्यावरण की गुणवत्ता को घटा देती है, यह एक चिंताजनक बात है। गुजरात के पर्वतीय वन विस्तार का मूल निवासी श्याम गरुण यानी बाज शायद ही देखने को मिलता है। साबरकांठा जिले के विजयनगर तालुका के पर्वतीय जंगल विस्तार में आसानी से दिखने वाला धनेश चिलोत्रा अब शायद ही नजर आता है। मानव की असीमित लालच और प्रगति की दौड़ में पर्यावरण के असंतुलन के अनेक बुरे परिणामों का सामना करना पड़े, यह स्वाभाविक है। वन्य जीवों के संवर्धन के लिए यदि हम स्वयं कोई योग्य कदम नहीं उठाएंगे तो वह समय दूर नहीं है जब आगामी दिवसों में भावी पीढ़ी को उन्हें हम केवल चित्रों में ही बता सकेंगे। इसलिए हमारे बाल मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, हमें सभी जीवों का संवर्धन करना चाहिए, सभी जीवों की देखरेख करनी चाहिए। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। उद्यान अर्थात बगीचे। कैसे बगीचे? जो जंगली पशुओं के लिए आरक्षित किए गए हैं कि वहाँ पर उनका शिकार नहीं किया जा सकता है। अभयारण्य यानी कि देश के अंदर वाले। काजीरंगा असम। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि कहाँ पर कौन सा जीव है। काजीरंगा असम। गैंडा जंगली भैंस, हरिण यानी हिरण। थार का मरुस्थल राजस्थान। रेगिस्तानी भेड़िया, रेगिस्तानी बिल्ली दोनों आपको मिलेंगे। टोकदार घोराड़ और घोराड़ भी। कान्हा मध्य प्रदेश। कान्हा किसली के नाम से अभयारण्य है। बाघ साबर। गिर का राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। सिंह चीता चित्तल। वेलावदर कलियार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। कलियार हरिण, भेड़िया, खड़, मोर, घोराड़। केवलादेव भरतपुर राजस्थान। पक्षी स्थानीय यायावर, वहाँ पर स्थानीय पक्षी भी रहते हैं और आने वाले इधर उधर से आने वाले पक्षी भी
रहते हैं, यानी कि दूसरे ठंडे प्रदेशों से भी आकर पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। बांदीपुर कर्नाटक, हाथी, रीछ, सुअर, जंगली बिलाव। दाचीगाम जम्मू कश्मीर, कश्मीरी हरिण। हामुर कस्तूरी मृग। कार्बेट उत्तराखंड, बाघ, हाथी, चीता, हरिण। तो इनसे बच्चों हमें ये देखने को मिलता है, इस लिस्ट से हमें ये सीखने को मिलता है कि कहाँ पर कौन सा जीव के लिए जगह या जंगल आरक्षित करके रखा गया है। चलिए इसी के साथ साथ अब हम मानचित्र के हिसाब से भी समझेंगे जितने यहाँ पर अभ्यारण्य दिए हुए हैं और किन किन जीवों के लिए हैं। तो जीव तो आपके बगल में दिए हुए हैं और अभ्यारण्यों के नाम आपके मानचित्र में भी दिए हैं, जैसा कि पेज नंबर आप 139 में देख रहे हैं, यानी कि 139 पेज नंबर पर देख रहे हैं। भारत राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सिंबल्स में भी यानी कि संकेत में भी दिया हुआ है। चलिए अब हम पेज नंबर 139 पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर संकेत में दिया हुआ है वन्यजीव, जो ब्लैंक कलर का सर्कल बना हुआ है वो वन्यजीव अभ्यारण्य है। और पक्षी अभ्यारण्य यानी कि स्टार बना हुआ है और त्रिभुज बना हुआ है राष्ट्रीय उद्यान में। तो सभी के नाम के साथ में सिंबल के साथ में मानचित्र में दिए हुए हैं। नल सरोवर में केवल स्टार बना हुआ है और रंगान थिट्टू और वेदान थांगल, इन दोनों पर, इन 3 जगह के अभ्यारण्यों पर पक्षियों के लिए भी आरक्षित है। ये तीनों अभ्यारण्य पक्षियों के लिए आरक्षित हैं। वन्यजीवों पर आसन्न संकट, वन्यजीवों पर आने वाले संकट। चलिए आधुनिक युग में मानवों के लोभ, लालच और विकास की चपेट में समग्र वन्यजीव सृष्टि के अस्तित्व के प्रमुख प्रश्नार्थ चिन्ह लग गया है। उसके कारणों की जांच करें तो समझ में आएगा कि जंगल के विस्तार, क्षेत्रफल के सतत घट जाने के कारण वन्यजीव अपने प्राकृतिक निवास खोकर निराश्रित हो रहे हैं, यानी कि वनों को काटा जा रहा है जिससे उनके निवास स्थान खत्म हो जा रहे हैं, निराश्रित हो रहे हैं। खाल, मांस, दांत, बाल और हड्डियों के लिए उनका शिकार एक बड़ी समस्या है। प्राणियों का शिकार करके उनका खाल, मांस और दांत, बाल सब कुछ बेचा जा रहा है, जिसकी तस्करी होती है। जंगल में फालतू पशुओं की चराई से, तृणाहारी वन्य जीवों के लिए आहार की कमी होने से, हाँ पालतू पशुओं की चराई से मतलब जो जंगली पशु हैं चरने वाले, तो ये जो लोग पालतू पशु यानी कि किसान लोग जो पशुपालक हैं वो लोग जो अपने पशुओं को चरा लाते हैं तो बेचारे वन में रहने वाले जीवों के लिए चारा कम हो जाता है। वन्य जीवों के लिए आहार की कमी होने से उनकी संख्या पर दुष्प्रभाव पड़ा है। जंगल क्षेत्र में तृणाहारी प्राणियों की कमी से मांसाहारी प्राणियों के लिए आहार की कमी होना स्वाभाविक है। इस कारण वे आहार की खोज में मानव आबादी पर चढ़ आते हैं। कौन? जो चरने वाले प्राणी हैं। प्राणियों के लिए आहार की कमी होना स्वाभाविक है। इस कारण वे आहार की खोज में मानव आबादी में चढ़ आते हैं और पशुओं को मारते हैं। जो मांसाहारी प्राणी हैं, जब तृणाहारी नहीं बचेंगे, मांसाहारी हमेशा तृणाहारी को खाने के लिए आहार के रूप में उपयोग करता है। तो जब तृणाहारी पशु नहीं बचेंगे तो मांसाहारी गांवों की ओर यानी पालतू पशुओं का शिकार करेंगे अपना पेट भरने के लिए। आहार की कमी होना स्वाभाविक है। इस कारण से आहार की खोज में मानव आबादी में चढ़ आते हैं और पशुओं को मारते हैं। मानव बस्ती की तरफ आ जाने वाले वन्य जीवों का मानव के साथ संघर्ष की स्थिति आ जाती है और मनुष्य को उनसे संघर्ष करना पड़ता है और यह संघर्ष वन्य जीवों को मौत के मुंह में ले जाता है। वन्य जीवों से कैसे निपटा जाए? सिर्फ केवल उनको मार कर ही। साथ ही वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों तक
पहुँचते प्रदूषण का प्रभाव बहुत घातक होता है। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में होने वाली मानव प्रवृत्तियों का वन्य जीव पर घातक असर पड़ा है। अब जो ये जंगली जीव मानव आबादी तक आ जाते हैं और पशुओं को मारकर खाते हैं, तो इंसान अपने बचाव के लिए, अपने पशुओं के बचाव के लिए उन्हीं का शिकार कर देता है, उन्हीं को मार देता है। चलिए, इस तरीके से अब हमारा पेज नंबर 139 पूर्ण हुआ और आगे आते हैं पेज नंबर 140 पर। इतना अवश्य जानिए, घर आंगन में फुदकने वाली गौरैया की संख्या में कमी होने लगी है। जी हाँ, पहले आप देखते होंगे कि घरेलू चिड़ियाएँ बहुत हुआ करती थीं। एक एक घर में 20-20, 25-25 चिड़ियाँ रहती थीं और आज एक भी देखने को नहीं मिलती है। सिंह गुजरात का राज्य प्राणी तथा सुरखाब पक्षी है। सिंह गुजरात का राज्य प्राणी है तथा सुरखाब राज्य पक्षी है। प्राणी कौन सा है? सिंह। और पक्षी कौन सा है? सुरखाब। सुरखाब पक्षी यायावर पक्षी है। एशियाई सिंह, घुड़खर, पट्टी, छिपकली जैसे प्राणी भारत में मात्र गुजरात में मिलते हैं। इन पशु पक्षियों के जो नाम दिए गए हैं, ये सभी केवल मात्र गुजरात में मिलते हैं। जंगली भैंस, इंडियन बाइसन, हाथी, चीता, भारतीय बड़ी गिलहरी, बाघ गुजरात के जंगलों से लुप्त हो गए हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे जीव जंगलों से लुप्त हो गए। कच्छ का अभ्यारण्य गुजरात का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है। कच्छ का अभ्यारण्य गुजरात का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, यानी कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से या एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात का सबसे कम क्षेत्र वाला अभ्यारण्य है। पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य सबसे कम क्षेत्र वाला है, यानी कम क्षेत्रफल वाला है, छोटा है। जंगल विस्तार में होने वाली कमी से आहार और आश्रय की खोज में वन्य जीव मानव आबादी की ओर आ जाते हैं। वन्य जीवों के क्षेत्र में होने वाला मानवीय हस्तक्षेप उनके साथ टकराव में बदल जाता है। ऐसी घटनाओं से वन्य जीव मानव कोप का भाजन बनकर अपनी जान गंवा देते हैं। इंसान अपने बचाव के लिए संघर्ष करता है और वन्य जीव अपने बचाव के लिए संघर्ष करते हैं। इसी संघर्ष में वन्य जीवों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भारत के जंगलों में से हाथियों का झुंड आहार की खोज में कृषि क्षेत्रों तक पहुंचकर भारी उत्पात मचाता है। जब उसे जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो जो खेती है मनुष्य द्वारा की जाने वाली, उस पर अपने लिए आहार खोजता है, तो किसान का बहुत नुकसान होता है। सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में चीतों के हमले में और गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समीप या वन में रीछ द्वारा मानवों को चोट पहुंचाने या मार डालने की घटनाएं हुई हैं। जंगली जानवर अपने बचाव के लिए आक्रमण करता है और इंसान अपने बचाव के लिए आक्रमण करता है। ऐसे में जो भारी पड़ गया वही एक दूसरे को मार देता है। जो भारी पड़ गया वो बच गया, जो कमज़ोर पड़ गया उसकी जान चली गई। ऐसी दुर्घटनाएं ना हों, इसके लिए पहले से सावधान हो जाना ही श्रेष्ठ उपाय है। आपने देखा होगा कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता चला जाता है। तो जब जंगली जीवों के रहने के लिए जगह नहीं होगी, उनके लिए भोजन नहीं होगा, तो मानव आबादी की ओर आक्रमण करेंगे ही। चलिए अब आते हैं वन्य जीव संरक्षण के उपाय। जंगल क्षेत्रों की रक्षा करके उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए दीर्घकालीन चुस्त आयोजन, कठोर कानूनी व्यवस्था तथा उसका मुस्तैदी से पालन होना चाहिए। पाठशालाओं में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अभ्यासक्रम में इस समस्या की जानकारी
को समाविष्ट करके भावी नागरिकों को जागृत करना चाहिए। किसी भी विकास योजना को अमल में लाने से पहले पर्यावरण तथा वन्य जीव सृष्टि पर पड़ने वाले उसके विभिन्न प्रभावों की जांच होनी चाहिए। जंगल क्षेत्र के बाहर आए बड़े वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। उनकी खोखल तथा डालियां अनेक पक्षियों का आश्रय स्थल हैं। हम पेड़ तो काटते चले जाते हैं, लेकिन उन पेड़ों पर कितने पशु पक्षी आश्रित हैं ये हम नहीं सोचते हैं। पशुओं को छाया मिलती है, पक्षियों को निवास स्थान मिलता है, उनके फल खाते हैं। पक्षी भी फल पत्ते सब, फल और पत्ते प्राणी खाते हैं, फल पक्षी खाते हैं, अपना पेट भरते हैं और उनका आशियाना भी तो है। आशियाना अर्थात उनका निवास स्थान। यायावर और जलाशय के किनारे रहने वाला पक्षियों के लिए जरूरी परिवेश तालाब, खेत, पोखर या जल प्लावित विस्तार, वेटलैंड की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें तालाब के किनारे रहने वाले पशु पक्षियों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। तालाब की, पोखर की भी सुरक्षा करनी चाहिए। खेतों में प्रयोग होने वाली रासायनिक कीटनाशकों के बदले जैविक कीटनाशकों का उपयोग एवं प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए। प्रदूषण कम करने हेतु सक्रिय रूप से कार्यवाही करने की तत्काल यानी तुरंत आवश्यकता है। जंगलों को दावानल यानी जंगल की आग से बचाने के लिए सतर्कता पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक आयोजन पहले से करना चाहिए। योजना बनानी चाहिए। वन्य जीव संरक्षण हेतु उठाए गए कदम। हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्राचीन काल से ही कानून बनते रहे हैं। महान मौर्य शासक अशोक के समय में वन्य जीवों के संरक्षणार्थ कानून बनाए गए थे। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों और राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में भी इससे संबंधित मुद्दे शामिल किए गए हैं। भारतीय वन्यजीव परिषद की सिफारिशों के अनुसार हमारी संसद ने वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। देश में 2014 तक 503 अभयारण्य तथा 102 राष्ट्रीय उद्यान, 14 जैव आरक्षित क्षेत्रों की रचना की गई है, जिसमें से 22 अभयारण्य, 4 राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 जैव आरक्षित क्षेत्र गुजरात में है, जिनके अस्तित्व के सम्मुख जोखिम है। यानी कि ये इनके अस्तित्व यानी इन पर खतरा मंडरा रहा है और जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। यहाँ पर अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 जैव आरक्षित क्षेत्र गुजरात में है, जिनके अस्तित्व के सम्मुख जोखिम है और जो विलुप्त होने की कगार पर है। यहाँ जो पशु पक्षी जितने भी हैं सब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। ऐसी विशिष्ट प्राणी प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण योजना बनाई गई है। आइए उनमें से कुछ वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर। देश में बाघों की घटती जा रही संख्या और शिकार के भय के खिलाफ यह परियोजना 1973 में 9 आरक्षित क्षेत्रों में अमल में लाई गई थी। आज इसके अंतर्गत 48 क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया। पहले कितने क्षेत्र थे? 9, और आज कितने हैं? 48। सिंह परियोजना। एक जमाने में गिर के एशियाई सिंह भारतीय उपमहाद्वीप से ईरान तक विहार करते थे यानी आते जाते थे, घूमते फिरते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। उनके शिकार तथा वनों के विनाश से फिलहाल मात्र सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गिर के जंगलों तक सीमित हो चुके हैं। अब केवल इनके लिए आरक्षित स्थान जो है वो है गिर का जंगल। एक समय में इस क्षेत्र में भी उनकी संख्या 100 से भी कम हो गई थी। एशियाई सिंह के संरक्षण के लिए 1972 में गिर परियोजना आरंभ की गई थी। गिर परियोजना कब आरंभ की गई थी? 1972 में।
इसके अतिरिक्त कश्मीरी बारहसिंघा नामक हरिण की दुर्लभ प्रजाति के लिए हंगुल परियोजना खारे पानी के खारे यानी कि जो समुद्री जल होता है के मगरों के लिए मगरमच्छ परियोजना, भारतीय गैंडा के संरक्षण के लिए गैंडा परियोजना और हिम तेंदुआ परियोजनाएं मुख्य गिनी जा सकती हैं। ये जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि 1972 में कुछ योजनाएं बनाई गईं और यहाँ पर देखिए किसकी संख्या, एक समय इस क्षेत्र में भी उनकी संख्या 100 से कम थी। किसकी? सिंहों की 100 से कम थी। लेकिन उसके लिए फिर 1972 में गिर योजना प्रारंभ की गई। तब से यहाँ पर सिंह निर्भय होकर घूम सकते हैं। इस प्रकार हमारा पेज नंबर 140 यानी 140 पूर्ण हुआ और अब हम आते हैं 141 पर। वन्य जीव सृष्टि के बचाव तथा संरक्षण हेतु समाज में सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा दिखाते हुए सही दिशा में कदम उठाए जाएं तो वन्य जीवों का संरक्षण संभव है। विकास के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा का भी मंत्र सिद्ध करने के लिए हम सभी को प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रयास करने पड़ेंगे। मतलब हम सभी को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। किस चीज़ की? अपने प्राणियों और जंगलों को बचाने की। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान 1975 क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया है 258.71 वर्ग किलोमीटर। जिला कौन सा है? जूनागढ़। मुख्य वन्य प्राणी इसमें कौन कौन से रहते हैं? सिंह, तेंदुआ, चिनाल, लकड़बग्गा, साबर, चिंकारा, मगर, इतने सारे जीव रहते हैं और सभी मांसाहारी जीव हैं। कलियार राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना कब हुई इसकी? 1976 में, यानी 1 साल बाद। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 34.08 वर्ग किलोमीटर। जिला कौन सा है? भावनगर। कलियार, भेड़िया, जंगली मोर, टोकदार घोराड़। भेड़िया मांसाहारी है, जंगली मोर, टोकदार घोराड़ ये मांसाहारी हैं या नहीं बेटा मुझे भी नहीं पता है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान 1979 कितने वर्ग किलोमीटर में? 23.99 वर्ग किलोमीटर। जिला कौन सा है? नवसारी। यहाँ पर प्राणी कौन कौन से रहते हैं? तेंदुआ, लकड़बग्घा, चित्तल, चौसिंगा, चार सींग अर्थात 4 सींग वाला चौसिंगा का मतलब है। दरियाई राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापना हुई? 1982 में। 162.89 वर्ग किलोमीटर। कच्छ की खाड़ी, जामनगर। दरियाई घोड़ा, कोरल, जालीफिश, ऑक्टोपस, ओयस्टर, डॉल्फिन, दरियाई गाय, डुगांग। ये सभी गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान थे जो आपने यहाँ पर पढ़े। चलिए अब हम देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। तो स्वाध्याय आपको करना है स्वयं से और अधिक प्रश्न आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे आपके ग्रुप पर।
ठीक है, इस तरीके से हमारा चैप्टर 18 भी पूर्ण होता है। और आगे आप स्वाध्याय स्वयं से करेंगे। अधिक प्रश्न हम आपको PDF बनाकर डाल देंगे, तो उनके उत्तर भी आपको खोजने रहेंगे।